हुआ क्या कॉन्ट्रैक्ट? पढ़ के बोलो हाँ या ना। क्या हुआ? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया सबने? पूछो। पक्का पूछू? रेडी? बुक बंद, सब बुक बंद करो। फर्स्ट, लाइव स्ट्रीम में जितने लोग ज्वाइन हुए हैं आप कमेंट में आंसर दीजिए जो भी मैं यहां पे सवाल पूछ रहा हूं उसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, उधर चश्मे वाला बंदा, ब्लू कलर के शर्ट वाला, आज इतने सारे लोग एब्सेंट है जीवन में। कोरेशन एंड इन्फ्लुएंस का डिफरेंस नहीं पढ़ा? बहुत बढ़िया, खड़ा रहे। पिलर के पीछे वाले लेते हैं अपन स्पेशली। ब्लैक टी शर्ट वाला, ये रेड टी शर्ट वाले मैम के पीछे, यही यही ग्रीन टी शर्ट वाले के बाजू वाला। हाँ, बोल कोरेशन एंड इन्फ्लुएंस का डिफरेंस। हाँ, नहीं, उसके बाजू वाला। हाँ, तू प्रॉम्प्ट करेगा, तू भी बोल, तू ही बोल ना, उसको क्यों प्रॉम्प्ट कर रहा है? तू ही बोल दे, रेज बोल ना, क्या डिफरेंस है, बोल रेज। जो ही प्रॉम्प्ट करेगा ना उसको सवाल पूछा जाएगा इमीडिएटली, नेक्स्ट वाला सवाल उसी के लिए। ओके, और ऐसी फटी पड़ी हो ना सर। ओके, हाँ, पर्पल टॉप वाले मैडम पीछे के बेंच पे। हाँ, मुझे बताओ, पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलो। नहीं मालूम? बहुत बढ़िया। और इधर ब्लैक टॉप वाले मैडम, जैकेट वाले। हाँ, बोलो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नहीं मालूम? बहुत बढ़िया। उधर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा, चश्मे वाला, पीछे वाला, पीछे वाला। हाँ, मुझे बता भाई, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज। किसको बता एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज? एनीवन, जो कोई भी 5 एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बोल सकता है, रेज योर हैंड। 12 एग्रीमेंट है नियरली, बोलो। मेरे को शांति चाहिए, पेन ड्रॉप। जो बात करेगा अगला सवाल उसको आ जाएगा। हाँ,
गुड। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलो। ओके, कोर्सन एंड इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बोलो। बैठ जाओ। एक के तो चांस है पास होने के, ठीक है। गुड, ठीक है, पढ़ते रहो कंसिस्टेंटली। बच्चों जितने खड़े हैं, तुमको जितने सवाल पूछे तीनों उसको पूछ लिए, उसको तीनों आ रहे हैं, और मेरे को ये भी श्योर है और 2-3 पूछूंगा तो वो भी आ जाएंगे। बोलना नहीं चाहता ऐसा, पर अब क्या करूं, ये कंपटीशन है तुम्हारी। सिंपल सी बात है, कौन डिजर्व करता है पास होना? जिसने जवाब दिए वो, या जो खड़े हैं वो? बोलो, जिसने जवाब दिए वो। इक्वेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये मेरे सामने बोल सकता है, उसके लिए भी दम लगता है, तो एग्जाम में तो लिख ही लेगा अच्छे से। कितने लोग ईमानदारी से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं? मेरा समय बचा लो, ईमानदारी से हाथ रेस करो, कितने लोग पढ़ के आए हैं? ओके, बच्चों क्यों नहीं पढ़ा? क्या खास बात चल रही है तुम्हारी? जितने लोग ईमानदारी से पढ़ के नहीं आए रेज हो जाओ। फास्ट फास्ट, जितने लोग पढ़ के नहीं आई है ईमानदारी से, रेज हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो, मैं सवाल पूछूंगा तो क्लास के बाहर ही निकाल दूंगा, एटलीस्ट में खड़े रहने को तो मिलेगा क्लास में। 5 तक गिनूंगा मैक्स, 1 2 3 4। उसके बाद में किसी को भी सवाल पूछूंगा और उसको नहीं आया तो बाहर जाएगा। ओके, क्यों पैसा बर्बाद करने में तुले हो माँ बाप का? मत करो सीए, जबरदस्ती किए तुमको किसी ने? अच्छा, इसमें से कोई ऐसा है जिसका पहला अटेम्प्ट है ये, वो बैठ जाओ, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है सिर्फ। पर मैं तुमको कोई सहूलियत नहीं दे रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने का कोई चांस नहीं है। अगर तुम सबको, जितने लोग खड़े हैं, अगर तुमको अटेम्प्ट लगा है और फिर भी तुम्हारी ये हाल है, कोई भी रिजल्ट के 1 महीने बाद, तो तुम खुद मुझको आंसर दे दो, तुम पास होना डिजर्व करते हो क्या? 50 मार्क का 60 मार्क का सब्जेक्ट है, उसमें से इंपॉर्टेंट 30 मार्क का टॉपिक है, 25 से 30 मार्क का, वो तुमसे नहीं हो रहा, जिसका टेस्ट भी हो गया। मतलब सोचना पड़ता है कि आदमी ने कहाँ फोकस करना चाहिए। खुद के सपने तो डुबा ही रहे हो, घर वालों को भी डुबा दो एक बार का काम का, उसको दूसरा कुछ काम ही नहीं है ना जिंदगी में। इधर तुम पढ़ के नहीं आए थे ना दोनों तीनों मैडम? आए हो? पूछो। नहीं आए तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने, जब मैंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए, तब तो हाथ रेज नहीं किया था आपने। तो खड़े क्यों नहीं हो? इनविटेशन दो, एक सवाल पूछो, दोनों में से कुछ भी बोलो। और ये लड़की वड़की का चक्कर ये मेरे क्लास में नहीं चलता, लड़का लड़की एक बात खत्म। रेस, तुमने हाथ रेस किया था जब पढ़ के आया, पूछा तब मैंने, किसने हाथ रेस किया था? मेरे को तो ये दिखा नहीं इधर से दोनों तीनों का। ऐसे से पढ़ना है तो मत पढ़ो, रहने दो। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। बहुत बेइज्जती करके बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब कल वार्निंग देने के बाद भी आज तुमको अगर ये लग रहा है कि दर्शन सर तुम्हारे साथ में टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं पागल इंसान नहीं है यहाँ पे आके पढ़ाने के लिए। हमने फीस भरा है, वो फीस से मेरे को कोई लेन देन भी नहीं है, वो फीस के अंदर हमारा बुक्स कॉस्ट भी नहीं निकलेगा और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। ये फास्ट ट्रैक बैचेस सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो बच्चों को कभी कुछ इशू हुआ है और जो सच में पढ़ के पास होना चाहते हैं, उनके लिए चल रहा है ये।
ईमानदारी से तुम ऊपर इंटर की बैच में बैठे रहते ना, ऐसा मारता था तुमको मैं। क्यों पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो माँ बाप के? वो आदमी घर पे चप्पल घिस रहा है खुद की, वो मम्मी खुद की रोटियां बना रही है, उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही। यहाँ 2 टाइम का खाना खा रहे हो तुम ईमानदारी से, 4 टाइम का घर पे खाना खा रहे हो, नखरे दिखाने के लिए तुमको क्लास ही मिल रहा है सिर्फ। ऐसा क्या कर रहे थे? क्या वैलिड रीजन है किसके पास? इसमें से कोई ऐसा है जिसके पास वैलिड रीजन है कि खुद का एक तो मेडिकल इमरजेंसी है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, वो छोड़ के तो कोई दूसरा वैलिड रीजन में मानता नहीं हो? एनीवन विद द वैलिड रीजन प्लीज रेज योर हैंड। मंत्री हो, संतरी हो, कहाँ के मिनिस्टर हो, या तुमको देश चलाना है, या तुमको तुम्हारा एटलीस्ट घर चलाना है? कि नहीं सर, मैं सवेरे उठ के ना 4 बजे आके ईंट की भट्टी के ऊपर काम करता हूँ, वहां से पैसा कमा के लाता हूँ, दिन भर जितना कमाता हूँ तो रात को मेरी फैमिली खाती है, ऐसा कोई है? क्या बोलूं? कल कौन से लैंग्वेज में बोला, आज कौन से लैंग्वेज में बोल रहा हूं? सब फैसिलिटीज अवेलेबल है तुमको। मेरे क्लास में फाइनल का एक लड़का था मोहसिन शेख करके, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में सीए फाइनल निकला होगा, पर उसका वो फर्स्ट अटेम्प्ट से ज्यादा कम नहीं है। ईंट की भट्टी के ऊपर काम करता था, सवेरे 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के 5:30 6 बजे तक के ईंट की भट्टी के ऊपर काम करता था, 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ता था, सवेरे 7:30 बजे से 10:30 बजे तक क्लास करता था फाइनल की, 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक आर्टिकलशिप करता था। आर्टिकलशिप से इतना सैलरी नहीं आता था, इसलिए ईंट की भट्टी के ऊपर काम फिर भी करता था। शाम को 6 से 9 क्लास करता था, 9 से लेकर 10:30 बजे तक वापस से ईंट की भट्टी के ऊपर काम करता था, 10:30 से खुद का जो पढ़ाई किया 12-1 बजे तक के वो पढ़ लिया, और फिर उसके बाद में रात को सो गया। ऐसा किसी का शेड्यूल है तो तुमको शर्म आनी चाहिए। पैसे डुबाने के लिए और खुद का जाया करने के लिए पूरा समय। तुम आओ ही मत, मैं तुम्हारा रिजल्ट तुमको चाहिए, मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूं। कल समझाया, कहां मिट्टी खानी है खाओ, जान जलती है इधर हमारी। या तो फिर सीधा सीधा बोल दो सर रहने दो, तुम तुम्हारा सिलेबस खत्म करो, निकल लो यहां से, कट लो। मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं 2 लेक्चर मेरे वेस्ट नहीं करूंगा, अगले 5 दिन में कोर्स खत्म करूंगा, घर पे निकल जाऊंगा। इतना इजी टास्क है मेरे लिए, 1 डे रिवीजन में भी पूरा लॉ पढ़ा सकता हूं। कर दूं ऐसा? कुछ नहीं लगता, पूरा रटा हुआ है हर एक चीज मुंह पे। कौन सा लैंग्वेज में बोलना है तुमको? क्यों घर पर मतलब मेरे को नहीं समझ में नहीं आता सीरियस। कौन खड़े रहे, खड़े जितने लोग हैं उसमें से कोई है ऐसा जिसके घर पे 50-100 करोड़ की इस्टेट है? वो बैठ सकता है। 50-100 करोड़ की कम से कम घर पे इस्टेट है, वो बैठ सकता है। ठीक है, खुद की कंडीशन तो मालूम होगी ना। खड़े रहो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, फोकस करना। और जिसको नहीं खड़े रहना है मेरे को क्लास के बाद बोल दो, सर मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, चुपचाप सिलेबस पढ़ाओ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, खुद पढ़ के पास हो जाऊंगा जब मेरे को चाहिए तब। ठीक है, मेरे से ना हो पाएगा, मेरे क्लास में तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी से भी पढ़ लो, कोई कंपल्शन नहीं है मेरे से पढ़ने का। यूट्यूब पे हज़ारों लोगों के लेक्चर पड़े हुए हैं, यू कैन वॉच एनी वन। आई एम वेरी सॉरी, इस प्रकार तो मैं नहीं पढ़ा सकता। अब डेली बेसिस पे हर रोज 5 मिनट में सवाल पूछूंगा, एटलीस्ट कल जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मेरे को सब याद चाहिए। ठीक है, इसमें मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ, और अगर आंसर नहीं आया तो खड़ा रहना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं तो मैं क्लास के बाहर भेज दूंगा। मैं इसके सिवा क्लास दूसरे तरीके से नहीं ले सकता। एक चैप्टर तक ठीक था, इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ निग्लिजेंस किया गया है। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम समझो मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें, उल्टा मेरा समय ही जा रहा है, दैट्स ऑल। मैं पागल नहीं हूं कल का लेक्चर वेस्ट करने के लिए और आज के लेक्चर में तुमको आधा घंटा ये चीज के लिए झापने के लिए। मेरे लिए कल चैप्टर खत्म हो जाता था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आज से पार्टनरशिप चैप्टर शुरू कर देता था मैं 2 लेक्चर कम लूंगा, मेरी जिंदगी बेटर हो जाएगी। मैं क्यों रो रहा हूं तुम्हारे सामने, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों रो रहा हूं।
बेटा तुम बहुत यंग हो, गलत चीजों की आदतें मत डालो। क्लीन स्लेट के ऊपर जब कोई पत्थर से लिखता है ना एक बार का, वो जिंदगी भर मिटेगा नहीं। और ये जो आदत है ना आलसीपना की या डायरेक्शन देने के बाद भी ना करने की, ये तुमको ही लेके डूब सकती है। मैं सच्ची बोल रहा हूं। जब लाइफ में वो फेज आ जाएगा ना कि साथ वाले जो तुम्हारे डेस्क के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे और तुम खुद उनको आगे निकलते हुए देखोगे, तुमको फ्रस्ट्रेशन आएगा। और ये बहुत नेचुरल है। इंसान खुद को कितना भी एक्सक्यूज दे दे, कितना भी ऑप्शंस दे दे, पर जब सच्चाई सामने आती है तो फेस करनी ही पड़ती है। मैं तो क्या 3 महीने में पढ़ लूंगा, व्हाट इफ 3 महीने में तुम्हारे साथ कोई कॉन्टिंजेंसी हो गया। मैं चाहता नहीं दिल से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं खुद ही वो सहा हूं तो मैं क्यों चाहूंगा। पर अगर अगले 2-3 महीने में तुम्हारे साथ कुछ हो गया, और क्या गारंटी है तो तुम 3 महीने में पढ़ के पास हो जाओगे। चलो माना अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, क्या गारंटी है। अगर ये गारंटी रहती थी तो अभी तक तुम पास हो जाने चाहिए थे ना। इफ दैट वॉज अ श्योरिटी, तो सर मैंने पहले इसमें नहीं पढ़ा, पहले इसमें नहीं पढ़ा तो क्या गारंटी अब पढ़ोगे। मुश्किल है बेटा, मुश्किल है, नहीं होगा ऐसे। खुद तो मतलब तुम्हारे सपने सीए में इसलिए आए, ये देखो ये बात तो तय है, तुम सीए में आए हो मतलब तुम्हारे सपने बड़े हैं। ऐसा कोई है किसके सपने छोटे हैं। हर एक को घर वालों के लिए एक मस्त घर लेने का, एक बंगलो लेने का, एक लग्जरी कार लेने का, इतना तो सपना है लाइफ में एटलीस्ट कि वो भी नहीं है। बोलो, जितने लोग खड़े बोलो मेरे को, इतना सपना है तुम्हारा एटलीस्ट। मुझे बताओ ऐसे से पूरे होगा। इट्स नॉट अबाउट अ मैजिक इन अ सिंगल डे, इट्स अबाउट स्मॉल स्मॉल मिरेकल्स एवरी डे जो तुम करते हो। कैसे समझो, कल वार्निंग देने के बाद भी अगर तुम्हारा ये हाल है तो मैं क्या करूं। मेरे को बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, कैसा क्या करूं। मेरे को फास्टैग के दिए गए थे 2 तारीख से लेके 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक सिलेबस खत्म करना है। मैं हाथ जोड़ जोड़ के मनीष सर को बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे को 5 तारीख दो, मेरे को 10 तारीख दो, मेरा सिलेबस ही नहीं होगा करके। इट वॉज वेरी इजी टास्क। 25 तारीख तक खत्म करना था। मैं राप 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 चीजें उड़ा देता था, घर पे निकल जाता था। मैं पागल थोड़ी हूँ यहाँ पे बैठने के लिए, ये चीज देखने के लिए आया हूँ क्या। क्या बोलूँ अब मैं। कल से सिंपल रूल है, क्लास में आने के बाद में पहले 10 मिनट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको नहीं आया मैं उसको खड़ा कर दूंगा, और अगर नंबर 10 से ज़्यादा जाता है तो मैं सबको बाहर निकाल दूंगा। मैंने जो पढ़ाया वो मेरे को याद चाहिए। अब तुम वो कैसे करते हो तुम्हारी जिम्मेदारी। और जितने लोग खड़े हैं, तुम में से एक भी जन नेक्स्ट टाइम से खड़ा रहा वो पहले क्लास के बाहर जाएगा। और मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरे को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता यहाँ एक बच्चा भी बैठा रहे। मैंने पढ़ाना भी 1-2 बच्चों से ही शुरू किया था। मेरी वो ताकत वापस से कि मैं 1-2 बच्चों को ही पढ़ा सकता। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर एटलीस्ट ये अश्योर करूंगा कि वो पास हो जाए। अब जिसको सच में पास होने का है वो कृपया क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बैठे। ठीक है, मैं मेरा काम करने के लिए रेडी हूं, तुम तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हो क्या, तुम देखो। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं इधर से सिर्फ हाथ घुमाते रहूंगा, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं कैसे करूं। दिस वर्स्ट। कल बाकायदा वार्निंग देने के बाद भी आज अगर ये हाल है तो आप ये सोचो कि आप कितने अरोगंट हो लाइफ से। कितने अरोगंट, मतलब ये भी रिस्क लिया जा सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। व्हाट इफ मैंने तुमको आज बाहर क्लास के बाहर कर दिया सबको। गए सेल्स ऑफ गुड दैट काइंड पार्ट, खुद पढ़ लेना। फिर मेरे को दिल में आता है कि यार चल ठीक है, क्लास में खड़ा रहने दे, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से। ओके, सो जितने लोग पढ़ के आए हैं गुड, पढ़ते रहो। पर ऐसा नहीं है जितने लोग बैठे वो बच गए। मैं कभी भी किसी को भी सवाल पूछूंगा,
एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर से जब हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे तब मैं आपको सेल्स ऑफ गुजैक के ही सवाल पूछूं, ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्ट तुमने प्रिपेयर किया है तो मैं एट रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट के भी कभी ना कभी सवाल पूछूंगा, 1 या 2 जब मेरे को लगता है, ठीक है। पब्लिक बोलती है इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कम आता है, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कम नहीं आता है, बच्चे कम पढ़ते हैं। लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट का 25% रिजल्ट था। मैं आपको बोल रहा हूँ कितने लोग बैठे हैं वो देखो, और जितने बैठे हैं ना पढ़ने के बाद उनमें भी सिर्फ हाफ का रिजल्ट आता है। जो खड़े हैं उनका आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा। हाँ, यहाँ से अगले 3 महीने में तुम बहुत कुछ चमत्कार नहीं कर रहे तो तुम्हारी मेहनत से तब तक तो मुश्किल है, और अगले 3 महीने में ही तुमको चमत्कार करना है तो अभी हमने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या गलत किया आपके साथ में जो मेरे साथ ये चीज़ कर रहे हो। अभी भी तो चमत्कार कर ही सकते हो ना, जो 3 महीने में चमत्कार कर सकता है वो 1 दिन में भी कर सकता है, एटलीस्ट एक टॉपिक तरह तो कर ही सकता है। वाई वेट फॉर द मैजिक, आई डोंट नो। अभी कर दो, मेरे साथ ही कर दो। क्या नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट पूरा याद है, जो पूछना है पूछ लो, मैं बोल दूंगा। हाउ हैप्पी थिंग दैट वुड बी। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। कल हमने अनपेड सेलर के राइट्स देखे, बच्चों बोलो हाँ है ना, रेडी, यस और नो, हर हर महादेव। ओके, अनपेड सेलर के राइट देखे, सूट फॉर डैमेजेस के अंदर थे हम, बोलो हाँ है ना। ओके, डैमेजेस के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं अभी मेरे को आज याद चाहिए। डैमेजेस कितने टाइप के डैमेजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में थे, हाँ है ना, कौन कौन से, नॉमिनल, स्पेशल, विंडिकेट, एग्जाम्पलरी, डिटोरिएशन। मैडम आप बैठ जाओ साइड वाले, हाँ नेक्स्ट वाला लिक्विडेटेड डैमेजेस, बोलो यस और नो, एंड इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल डिफरेंस, कल ये चीज पूछी थी सब शांत थे, बोलो हाँ है ना। आज ये चीज पूछी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है, ये तुम्हारा एवरी सिंगल डे का मिरेकल बढ़ा रहा है। और याद रखना, सच में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट अ मैजिक इन अ सिंगल डे, इट्स अबाउट स्मॉल स्मॉल, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट अ मैजिक इन अ सिंगल मंथ। जहां तक सीए कोर्स की बात है, इट इज अ स्मॉल स्मॉल मिरेकल एवरी डे टिल 9 months, तब जाके वो एक्यूमुलेट होकर रिजल्ट के फॉर्म में बाहर आता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। चलो नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद में लास्ट वाला आता है रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल ये चार्ट कॉपी किया था क्या तुमने, बच्चों बोलो हाँ या ना, किया था। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखना बाकी, अच्छा सूट फॉर डैमेजेस में नीचे लिखो, रेफर डैमेजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 1 सिंपल डैमेजेस, सिंपल है जिनको नॉमिनल डैमेजेस कहा जाता है। दूसरा स्पेशल डैमेजेस, तीसरा लिक्विडेटेड डैमेजेस, चौथा विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस, पांचवा इंटरेस्ट, और कोई बाकी है डिटोरियोरेशन डैमेजेस। ठीक है, चलो गुड। उसके बाद में रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला क्लॉज है, रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। आर यू गाइस रेडी, बोलो हाँ है ना। सो एक बार रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, आ जाइए फटाफट। शूट फॉर प्राइस वगैरह हो गया। Okay, repudiation of contract, where the buyer repudiates the contract before the date of the delivery, the seller may treat a contract as rescinded and sue for the damages for the breach. This is also known as rule of anticipatory breach of the contract. ठीक है, तो बोला है when the buyer repudiate, buyer ने repudiate contract कर दिया, ठीक है, before the delivery date। अब मुझे एक बात बताओ, there are 2 types of breaches। कौन कौन से breach होता है, actual breach, anticipatory breach। What is actual breach, जोर से बोलो, एक्चुअल ब्रीच क्या है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है उस दिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो कौन सा ब्रीच हुआ, सब जन बोलो एक्चुअल। व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच, ड्यू डेट से
पहले अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो वो क्या कहा जाएगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है सेलर का, बायर ने सेलर से गुड्स परचेस किए और बायर ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म होने वाला है फ्यूचर में, तो एक्चुअल ब्रीच हुआ या एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ? जोर से बोलो कौन सा हुआ, एंटीसिपेटरी। देखो यहां पे वही बोला है, बिफोर द डेट ऑफ द डिलीवरी विल बी कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। इसके लिए सेलर क्या डिमांड कर सकता है बोले एक बार, जो से डैमेजेस, ठीक है। तो रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखेंगे, फटाफट आ जाइए, व्हेन रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन बायर refuse to pay price before delivery of the goods is anticipatory breach। इज एंटीसिपेटरी क्या बोले एक बार उसे, ब्रीच। इसको हम कौन सा ब्रीच कहेंगे बोले एक बार उसे, एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेशन में ब्रीच हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? Point number 2, seller in this case can claim damages from buyer and re-sign the contract। re-sign का स्पेलिंग क्या है? RES, रिजाइन नहीं रे भिखारी, किधर गया वो? RESCINDED, रिसाइंड, ठीक है। मेरे को स्पेलिंग एकदम खतरनाक याद रहते हैं। RESCINDED, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया बोले एक बार, उसे तोड़ दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो। अब देखो आपका एक सिंपल चार्ट बन चुका है, अनपेड सेलर। आपको अनपेड सेलर पे कोई सवाल आ गया, आप इसमें से स्ट्रेट अवे उठा के लिख सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एनीवेज इसका आपको एडवांटेज प्रोविजन एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए ही होगा। अब एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या फर्क है, ठीक है, कि राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। ओके, सो आ जाइए फटाफट फटाफट। राइट ऑफ लीन, जो लोग बैठे हैं इनके पीछे, वो अगर आगे आना चाहे तो आगे आ जाओ प्लीज, ठीक है। कौन आगे आना है किसी को? पर आगे जगह है क्या? नेक्स्ट क्लास से ना अगर कोई जिंदगी में पढ़ के नहीं आया ना, पहली पीछे खड़े हो लिया करो, ठीक है। पढ़ के नहीं आया स्ट्रेट अवे पीछे जाके खड़ी रह जाने का, आगे आने का ही नहीं तो मैं वापस से आपको पीछे भेज दूंगा अगर कोई पढ़ के नहीं आया है तो, ठीक है। इधर भी चेयर है, चेयर्स लेके भी आ सकते हो। फर्स्ट बैठ जाओ। क्यों एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, क्या हो गया? बैठ के बोल सकते, ठीक है, बैठो। जो खड़े उसमें से किसी का मेडिकल इशू है तो मेरे को बोल के बैठ सकते हो, अगर मेडिकल इशू है तो। क्या है? हाँ, 7 दिन से सर्दी खांसी बुखार है, जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन खड़े रहना, बैठ जाओ। मैम आप भी। तेरे को दिख रहा है रेड टी शर्ट पीछे चश्मे वाला? चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना? लेट्स गो। राइट ऑफ लीन, मुझे एक बात बताओ, गुड्स के पोजीशन लेने को हम क्या कहते हैं बोले एक बार उसे, लीन। लेकिन अगर गुड्स ट्रांजिट में चले गए तो हम क्या करते हैं बोले एक बार उसे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नीचे डिफरेंस इन द पोजीशन, सेलर शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। राइट ऑफ लीन में सेलर का पोजीशन ऑलरेडी गुड्स के ऊपर होता है, इसलिए लीन एक्सरसाइज होता है। पर मुझे एक बात बताओ, ट्रांजिट में सेलर के हाथ में गुड्स होता है क्या? नहीं। गुड्स कहां है बोले एक बार, ट्रांजिट में, ठीक है। ही इज पार्टेड विद द गुड्स, ठीक है। लंबी
जुदाई, जुदाई, नालायक लोग, ठीक है। सो पार्टेड विद द गुड्स, लंबी जुदाई। पोजेशन शुड बी विद द किसके साथ, कैरियर, एंड बायर हैज नॉट एक्वायर्ड क्या बोले बाजू से, पोजेशन, बायर ने बिल्कुल भी पोजेशन नहीं लिया है। क्लेमिंग राइट, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, मतलब बायर सॉल्वेंट है तो भी आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, पर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब बायर क्या है, इंसॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है? तो इस सॉल्वेंसी का जो डिफरेंस है ना वो स्टार मार्क्ड है, ठीक है, वो अच्छा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अच्छे से याद रखना। ऊपर भी एक जगह पे जहां पे आपका राइट ऑफ लीन मेंशन किया गया है, यहां पे द बायर बिकम इंसॉल्वेंट करके डी कंडीशन है, कृपया उसको काट दीजिए, ठीक है, वहां लिख के रखिए, पेज नंबर है आपका 2.16, वहां पे लिख के रखिए, लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड whether buyer is solvent or not, भले ही बायर सॉल्वेंट हो और नहीं हो, आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। लिख लिया सबने? जोर से बोलो यस और नो। ये चीज हो गई है आपकी राइट ऑफ लीन। स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मुझे एक बात बताओ, जब गुड्स पोजीशन में है, जब गुड्स किसके पोजीशन में है, सेलर के, तो आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट ऑफ लीन। पर जब आपसे पोजीशन पार्ट हो जाएगा, लंबी जुदाई, तब क्या शुरू होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मतलब राइट ऑफ लीन का राइट जहां खत्म होता है वहां राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट शुरू होता है। कंसेप्ट समझ में आया? ऐसा नो, जब तक गुड्स आपके पास है तब तक लीन है, पर जहां से वो ट्रांसपोर्ट को दिए वहां क्या हो गया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। सो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन राइट ऑफ लीन इज एंडिंग, thus the end of right of lien is a start of right of stoppage in transit। क्लियर है कंसेप्ट? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले यस और नो। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में सबसेल प्लेज बाय द बायर, ठीक है, अगर बायर ऑफ द गुड सबसेल करता है या क्या करता है बोले एक बार से प्लेज, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये यहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग डाली है सबसेल और प्लेज करके, लिखना। The buyer can subsell or place the goods. The buyer can subsell or place the goods. Buyer can subsell or place the goods. If the seller have given a written confirmation to buyer, if the seller have given a written confirmation to buyer regarding the same, sure, done? Yes or no? Done everybody? Yes or no? दूसरा point number 2, but the advantages and disadvantage of the same, should be borne by the buyer. Should be borne क्या बोले एक बार जो से, by buyer, full stop। ओके, नीचे अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमने किसके राइट्स पढ़े, अनपेड सेलर। उसी प्रकार एक और टाइप के राइट्स होते हैं बायर के, पर बायर अनपेड हो सकता है क्या, अनडिलीवर्ड हो सकता है। बायर अनपेड रहेगा क्या, नहीं, बायर वुड भी क्या बोले एक बार, अनडिलीवर्ड, उसको गुड्स नहीं मिले। क्लियर है? सो नीचे लिखना राइट ऑफ बायर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, right of buyer for breach of contract। लिखा सबने? ओके, इसको पॉइंट वाइज लिखवा के दूं या चार्ट्स बना के दूं? पॉइंट वाइज लिखवा के दूं, चलेगा? बोलो हाँ या ना। नीचे लिखना सब हेडिंग सूट फॉर नॉन डिलीवरी, लैग हो रहा है बेटा, वाईफाई कनेक्ट करो जीवन में, लॉग आउट करके लॉग इन करो। ओके, आंसर राइटिंग पॉइंट लिखवा रहा हूं इसलिए बेटा तनय, क्योंकि एग्जाम में आप लिख पाओ, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 सूट फॉर डिलीवरी के लिए,
The buyer have a right to sue the seller. The buyer have a right to sue the seller for delivery of the goods. Buyer have a right to sue the seller for delivery of the goods. If not, then at least for damages. If not, then at least for damages. Full stop. Point number 2. The measure of damages, सबहेडिंग 2 नहीं, उस सबहेडिंग में पॉइंट नंबर 2, ठीक है. द मेजर ऑफ डैमेजेस, ये डैमेजेस मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किए थे एज अ स्पेशल डैमेजेस, याद है? कैसे थे, कौन से थे, याद है किसी को? कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया तो डैमेजेस वुड बी, समझो एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट आया था, मैंने आपको स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया ना. समझो स्कूल को हमको यूनिफॉर्म देने हैं और हमने वो यूनिफॉर्म होलसेल में परचेस किए, पर शर्ट हमको पड़ा होलसेल में परचेस करके 110 रुपया, पर एंड टाइम पे जो होलसेलर था उसने यूनिफॉर्म या शर्ट्स नहीं भेजे, बोलो हाँ या ना, और बाद में आपको ओपन मार्केट से परचेस करने पड़े 150 रुपए में. तो मैंने कौन सा डैमेजेस बोले थे? स्पेशल. इसमें आपको कितना डैमेजेस क्लेम करना अलाउड है? 40 रुपीज पर शर्ट. तो लिखना नीचे क्या लिखवा है मैंने? द मेजर ऑफ डैमेजेस विल बी, द मेजर ऑफ डैमेजेस विल बी मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स माइनस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, market price of the goods minus contract price. Full stop. Next point. Next point. If market price is not ascertainable, if market price is not ascertainable, if market price is not ascertainable, the damages will be estimated loss. The damages will be estimated loss. मतलब जो भी आपको लॉस एक्सपेक्टेड है वो डैमेज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कि आप स्कूल को यूनिफॉर्म बेचने से लेट्स से पर पीस ऑफ शर्ट 100 रुपीज कमा रहे हो, तो आप उतना डैमेज क्लेम कर सकते हो. एस्टिमेटेड लॉस कितना हुआ? 100 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से डैमेजेस क्लेम कर लो. क्लियर है कंसेप्ट? नीचे एग्जांपल लिखो. मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू बी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल आए हैं. हाँ, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टू परचेज द शर्ट्स इन द होलसेल, to purchase the shirts in the wholesale at the rate of rupees 110 per shirt, at the rate of rupees 110 per shirt, at the rate of rupees 110 per shirt, and he further contracted with the school, and he further contracted with the school to sell such a shirts, to sell such a shirts at the rate of rupees 200, at the rate of rupees 200. Full stop. The contract of the shirt was of, the contract of the shirt was of 1000 shirts. The contract of the shirt was of कितने 1000 shirts बोले एक बार? 1000. लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना? 1000 shirts. Now नीचे लिखना. If Mr. B did not supply the shirts on time, if Mr. B did not supply the shirts on time, then anticipated loss is, then anticipated loss is, कितना होगा anticipated loss बच्चों? सब जन बोलेंगे कितना होगा? 90 multiplied by 1000. Total anticipated loss कितना होगा? 90,000 rupees. Anticipated loss will be 90 rupees
मल्टीप्लाइड बाय 1000। 90 कहाँ से आया? जितना प्रॉफिट कमा सकता था, 200 प्राइस माइनस 110 रुपए कॉस्ट, आया 90। 90 मल्टीप्लाइड बाय कितने शर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट था? 1000। तो कितना लॉस हो गया सब जन बोलो? 90,000। लिखा सबने? बोलो हाँ या ना? यस और नो? गुड। नेक्स्ट पॉइंट, if such a shirts are available in the market, if such a shirts are available in the market on the day of breach of the contract, on the day of breach of contract, on the day of breach of contract, at the rate of rupees 150, at the rate of rupees 150, at the rate of rupees कितना? 150, and Mr. A purchases the same at 150, Mr. A purchase the same at 150 and sell it to the school, and sell it to the school, he can claim कितना क्लेम कर सकता है? 40,000 रुपीज, दैट इज 150 माइनस 110 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 150 ब्रैकेट में 150 माइनस 110 मल्टीप्लाइड बाय 1000। लिख लिया सबने? चलो, तो दोनों डैमेजेस मैंने आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट सब हेडिंग, अदर राइट्स, अदर राइट्स। अब बचे हुए सभी राइट्स आपको वैसे ही पता है, मेन डैमेजेस ही था तो बचे हुए मैं नॉर्मल लिखवा रहा हूं। अदर राइट्स में पॉइंट नंबर 1, बायर कैन sue the seller for specific performance of the contract. Buyer can sue the seller for specific performance of the contract. Buyer can sue the seller for specific performance of the contract. Point number next, he can sue for other damages. सेलर, बायर के पास में राइट्स है, तो अगर आपका बायर के राइट्स पूछे तो इतनी सारी चीजें आपके लिख के लाना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ऑक्शन सेल, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या बोले एक बार जो से? ऑक्शन सेल। आर यू गाइज रेडी? बोलो हाँ या ना? ओके, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ऑक्शन? व्हाट इज ऑक्शन? नीलामी? ट्रांसलेशन पूछा मैंने। व्हाट इज ऑक्शन? बिडिंग, नीलामी। एक एक वर्ड में एका शब्दात उत्तर देना नहीं चल रहा है। ऑक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द असेट्स ऑफ द पर्सन आर सोल्ड इन ऑक्शन बाय प्रोसेस ऑफ द बिडिंग। हाँ या ना? क्या मालूम क्या हाँ क्या ना? लिखो नीचे पॉइंट नंबर 1, ऑक्शन मीन्स selling the property or the goods. Auction means selling the property or the goods. Selling property or the goods by inviting public bids. By inviting public bids and selling it to highest bidder. And selling it to highest bidder. Selling it to highest bidder. Point number 2, the auctioneer is governed by law. The auctioneer is governed by law. Point number 3, मुझे तो ऑक्शनियर जो है वो खुद की प्रॉपर्टी ऑक्शन में बेच सकता है क्या? समझो तुमने मेरे को ऑक्शनियर अपॉइंट किया कि सर मेरे घर पे ना पूरे एंटिक कलेक्शन है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के, ठीक है, बोले ये बेच दो। तो तुम्हारे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के कलेक्शन बेचते बेचते मैंने मेरे घर का एक बर्तन लाया, वो भी बेच डाला, चलेगा क्या? जोर से बोलो, चलेगा। ऑक्शनर हैव राइट टू सेल हिज ओन गुड्स। उसके लिए उसको प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा कोई इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत भयंकर पॉइंट है, मुझे भी लॉजिकली एक्सेप्टेड नहीं है, मेरा भी रिएक्शन सेम ही है कि है कैसे 400 साल पुरानी मूर्त के साथ में एक छोटा सा मैंने वाटी बेच दिया। बोलो ना, आया ना? तो पॉसिबल है कि यह हो सकता है, बोलो यस और नो? तो नीचे लिखना, द ऑक्शनियर कैन सेल हिज प्रॉपर्टी
Auctioneer can sell his property and need not disclose the same. And need not disclose the same. Need not disclose the same. Next point. अच्छा, ये ऑक्शन कभी आपने ट्राई किए हैं? आपको पता है बैंक जो प्रॉपर्टी सीज करता है ना, उसका ऑनलाइन ऑक्शन होता है, मालूम है क्या? कहाँ होता है? वेबसाइट के ऊपर। किसने? विजय सर ने बोला ना, बम खरीदे उन्होंने उसके अंदर। इतना पैसा है आदमी के पास, पार्टी एक नहीं फेंक के मारता। बर्थडे तो चावल का दाना भी फेंक के नहीं मारा आज तक मेरे को, कि मैं सोचा कि उसको सीजा के थोड़ा सा भात खा लूँ, नहीं बिल्कुल। पर प्रॉपर्टी इतनी, इधर प्रेस्टीज पॉइंट के सामने 2 BHK लेके रखा है, पता नहीं क्यों पर लेके रखा है, ऑक्शन में खरीद के। मैं बोला चाबी दो मेरे को, तो वो नहीं देता। अरे का आदमी कभी यार पढ़ाते पढ़ाते थक गया, मेरे को जाके सोने का है। अरे बोलना ही नहीं मेरे को, मैं भी भूल गया मैं किसके सामने बोल रहा हूं करके। लिखो नीचे, ईच लॉट ऑफ ऑक्शन इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ईच लॉट ऑफ ऑक्शन इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ईच लॉट ऑफ ऑक्शन इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मुझे बताओ कैसे डिक्लेयर करते ऑक्शन सेल हो गया? फॉल ऑफ हैमर ही चाहिए क्या? दांडू का डंडा नहीं, नहीं चलेगा, हैमर ही चाहिए। झाड़ू नहीं, बेलन बोलो, हैमर ही चाहिए कंफर्म। ओके, अब ये ऐसा सिचुएशन है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कस्टम चलता है वो लॉ बन जाता है। जहां हैमर की जरूरत है वहां हैमर ही होगा। अब ये कस्टम बन चुका है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टम को चेंज करना मतलब एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर कुछ चेंजेस करना जो पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऑक्शन का अगर हैमर चेंज हो सकता है तो कल जाके तुम जज का भी हैमर चेंज कर दोगे। जज को बोलोगे वो नहीं, वो दंडू का यूज करो, झाड़ू यूज कर, बेलन यूज कर। बोलो हाँ या ना? तो कस्टम मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, बट नॉर्मली इट इज अ हैमर ओनली। और उससे किसी को तकलीफ भी नहीं है, हैमर से किसको क्या तकलीफ? समझ में आ रहा है? ये सुनो, तो लिखना नीचे, द फॉल ऑफ हैमर इज कंफर्मेशन ऑफ ऑक्शन। द फॉल ऑफ हैमर इज कंफर्मेशन ऑफ ऑक्शन। Fall of hammer is confirmation of auction. Next point, seller have a right to reserve. Seller have a right to reserve that who will bid and who will not. Seller have a right to reserve that who will bid and who will not. Seller have a right to reserve who will bid and who will not. Full stop. लिख लिया सबने? Okay, last point. Seller can set a basic and upset price. Seller can set a basic and upset price within which the auction should be held. Basic and upset price within which the auction should be held. Last point. If seller uses pre-tendered or bid rigging, if seller uses pre-tendered bidding or bid rigging, seller uses pre-tendered bidding or bid rigging, then the auction becomes void. Pretended bidding or bid rigging, rig, then auction is void. क्या होता है ये pretended bidding? What is pretended bidding? पहले से डिसाइड कर लेना क्या? ओके, बताओ, समझो, इमेजिन करो, ये जो पेन है, ठीक है, लेट्स इमेजिन ये 500 साल पुराना पेन है, सोने हीरे में जवाहरात में जड़ा हुआ, ऊपर इसके ऐसे कोहिनूर है, दिख रहा है सबको? हीरा है सदा के लिए। अरे बोलो ना ऐसा नो, तुम सब एंटिक लवर्स हो। एंटिक बोला मैंने, भिखारी लोगों,
एंटिक को और क्या बोलते हैं? प्लेज में हमने देखा ना, पॉन, PAWN। तुम सब PAWN पॉन सो तुम सब एंटिक लवर्स, और मैंने तुमको बोला बिड करो। क्या करो बोले एक बार? बिड करो। तो तुम नॉर्मल बिडिंग करोगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना 200-200 रुपए दे के हर एक रो में एक एक बंदा बिठा दिया, और मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उसको इतना बोला कि तेरे रो से किसने बिड किया तो तू सिर्फ 5% बिड बढ़ा के बोलने का, ज्यादा नहीं, तेरे को खरीदना पड़ जाएगा, सिर्फ 5%, कि सामने वाले का ईगो हर्ट हो और तेरे को खरीदना ना पड़े। अब मुझे बताओ, ऑक्शन में जो बिडिंग होता है वो क्वालिटी बेसिस पे होता है क्या, कि ईगो बेसिस पे होता है? कि बाजू वाले ने कैसे मेरे से पंगा, उसमें ही 25-30% प्राइस बढ़ जाएगी। अब मैंने हर एक रो में ऐसा 5-5% वाला बिठा दिया, तो क्या ना आए रिग द बिड्स? क्या मैं बिड्स को फाड़ सकता हूं? बोलो हाँ या ना। कैन आई यूज दिस मेथड टू एकदम आसमान में प्राइस ले जाने के लिए? उसमें भी मैं ये बोल सकता हूं कि 2-4 लोग आजू बाजू वालों की बेइज्जती कर दो, ठीक है, बैठे बैठे आज छीथू और एक बिड कर देना बोलो हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अभी वो सीरीज रिलीज हुआ था तेलगी वाला स्कैम, उसके अंदर दिखाया कि वो बार में जाते हैं, डांस करते रहते हैं, उसके ऊपर वो पैसा वैसा उड़ाते हैं, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो बम पैसा उड़ाता है ईगो में, और वहां से उसकी लगना शुरू हो जाती है। बोलो हाँ या ना। सो बेसिकली देखा जाए तो ईगो बेसिस पे ये चीज हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली अगर ऐसा कोई इफेक्टिव चीज सेलर यूज कर रहा है तो ऐसे केस में ऑक्शन क्या हो जाएगा? वॉइड। इसको क्या कहा जाता है? बिड रिगिंग। और दूसरा वर्ड मैंने क्या दिया? प्रीटेंडेड बिडिंग। ऑलरेडी मैं बिडिंग डिसाइड करके बैठा हूं कैसा करना है, ठीक है, ये चीज को याद रखना। यहां ऑक्शन सेल भी आपका हो जाता है खत्म। इसी के साथ आपका खत्म होता है कौन सा एक्ट बोले एक बार जो से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बस बट इस एक्ट में डिफरेंसेस बाकी है, हमने नहीं लिए, और वो अभी हम ले भी नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल डिफरेंसेस आपको अलग अलग दिखेंगे। जैसे किधर गए वो? इसी में है ना, सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड बेलमेंट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इसको थोड़ा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट होने दो, फिर पार्टनरशिप में भी डिफरेंस है, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी वगैरह, ये सब डिफरेंसेस अपन एक साथ लेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। ओके, सो यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म होता है। क्वेश्चंस दूं सॉल्व करने के लिए? ओके, आ जाइए। मुझे बुक देना कोई लाया है तो। ओके, पेज नंबर लिख के रखो 2.29, Jan 21 का सवाल। बोर्ड पे लिख रहा हूं, नोट कर लो। पेज नंबर 2.28, MSR का सवाल, मिसेस आर। टू 2.30 SM वाला सवाल। चार क्वेश्चन दे दूं चलेगा? 2.19 RTP, N19 वाला सवाल। RTP N19, RTP N20 दोनों में पूछा था, ठीक है। चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ या ना? चलो, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स का खत्म होता है। अब क्या करते हो तुम? जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है, ठीक है, पूरा पढ़ना, वो कृपया चार क्वेश्चन सॉल्व करते बैठे। और जितने लोग खड़े हैं तुम लग जाओ बेटा कॉन्ट्रैक्ट के काम के ऊपर, ठीक है। और हम घर पे होमवर्क करना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा, कल मेरा लेक्चर नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंटली छुट्टी है, तो मैं जा रहा हूँ 3-4 दिन गाँव। और
कल तुम्हारा लेक्चर पर 1:30 बजे होगा। 1:30 बजे एमटी सर लेक्चर लेंगे 2 घंटे का, और उसके बाद में लेक्चर लेंगे जीबी सर। समझ में आ रहा है? तो ये 2 लेक्चर कल आपके होंगे। हम पार्टनरशिप एक्ट वापस 2 तारीख से शुरू करेंगे, क्योंकि तुमको परसों से छुट्टी है 4 दिन का, मालूम है ना? हाँ, तो हम 2 तारीख से पार्टनरशिप एक्ट शुरू करेंगे। 3-4 दिन में हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 5-1 तारीख तक के। क्लियर है? फिर अपना कंपनीज और ये बचेगा एलएलपी। वो किस प्रकार से लेना है वो मैं आपको 5 तारीख को डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में अलॉटेड नंबर ऑफ लेक्चर 25 तक ही थे। ठीक है, पर ऑलरेडी तुम देख रहे हो अपन कॉन्ट्रैक्ट ही पे ले गए 25 तक तो नियरली। बोलो यस और नो? तो ऐसे सिचुएशन में मेरे को समय लगेगा, तो मेरे को थोड़ा शेड्यूल अरेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं आपको डिक्लेयर करूंगा। पर लूंगा मैं ही, कंपनीज भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और मतलब मैं ही पढ़ाऊँ ना, चलेगा ना? हाँ ठीक है। सो मैं कंपनीज भी मैं ही लूंगा और एलएलपी भी मैं ही लूंगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? उसके लिए सिर्फ थोड़ा रेडी रहना, मैं आपको संडेज को भी बुला सकता हूँ। चलेगा सबको? संडे को बुलाया, 2-3 संडे बुलाऊंगा, लगातार 3-4 घंटे लेके हम उसको फिनिश कर देंगे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? तो हम मिलेंगे डायरेक्टली। अब कौन सा तारीख को बोलो एक बार? 2 तारीख को। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? कल तुम्हारा क्लास कितने बजे बोलो एक बार? 1:30 बजे। ठीक है, चलो आज के लिए काफी करते हैं। जिनका काम हो चुका है होमवर्क करते बैठिए। जो 4 सवाल मैंने अभी दिए हैं बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते बैठे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। लाइव स्ट्रीम में कोई सवाल है तो बोल दो। हमें भी दे दो। बुक्स नहीं है। बुक्स क्यों नहीं है आपको? बुक्स का शिपिंग हुआ है? नहीं हुआ है तो आप कृपया सपोर्ट टीम में कॉल कीजिए बेटा। थैंक यू, वेलकम बेटा सब जन। दूसरा, सर किस चीज का 2 टाइम ऑक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, अलाउड नहीं है 2 टाइम ऑक्शन करना। सर्विसेज का हो सकता है। हैमर से ऑक्शन सेल है तो गुड ब्रेक होंगे। अबे हैमर गुड्स पे नहीं मारते भिखारी मानुस, क्या लो आदमी है, हैमर टेबल पे मारते।